गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी बड़ी खबरें हैं और हमारे आने वाली एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज कौन कौन सी खबरें हाईलाइट में है, पहले ये देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इरोड को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, उसी के बारे में। एफएसडीसी की बैठक हुई है, उसी के बारे में। बॉम्ब साइक्लोन किस देश में हाहाकार मचाया है, उसी के बारे में। मनोहर पर्रिकर की हाल ही में निधन हुई है। तो ऐसे महान पॉलिटिशियन और हमारे देश के संरक्षण मंत्री रह चुके ऐसे मनोहर पर्रिकर के बारे में। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, उसी के बारे में। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हाल ही में आयोजित हुआ है, उसी के बारे में। निर्वाचन आयोग लोकसभा का चुनाव जो 17वां लोकसभा का चुनाव आ रहा है और उसी के तहत निर्वाचन आयोग अगले 2 माह के लिए करंट अफेयर में रहने वाला है, उसी के बारे में। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो हाल ही में विदेश यात्रा पर गई है, उसी के बारे में। और साथ साथ आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बाढ़ के कारण 31 व्यक्तियों की हाल ही में मौत हुई है, उसी के बारे में। गिनी के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, उसी के बारे में। एशियन यूथ एथलेटिक प्रतियोगिता जो हाल ही में संपन्न हुई है, उसी के बारे में। बाढ़ से कम 50 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी 31 व्यक्तियों की मौत और यहाँ भी 50 व्यक्तियों की मौत। तो दोस्तों, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से हमारे विश्व में जिस तरह से पर्यावरण विपरीत होता जा रहा है और उसी के तहत एक काफी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर पे है, इसीलिए एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए हैं पद्म अलंकरण के पुरस्कार। तो वो भारत की महिला मतदाताओं जो हाल ही में कितनी संख्या में उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसी के बारे में आज मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसर करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आपके दोस्तों को जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारी ये GK 2020 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो की लिंक को, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है और ये लिंक, इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इरोड को आखिरकार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिल गया है। यह इरोड क्या है? जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि GI टैग उसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो हाल ही में इरोड नामक एक चीज को ये GI टैग मिल गया है। तो किसको मिला है? तो इरोड नामक है दोस्तों हल्दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, काफी दिनों से करंट अफेयर में कोई ना कोई चीज ये GI टैग पाती है, तो ये काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। तो GI टैग के बारे में आपको मैं बेसिक समझाता हूं। ये देखिए, GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है या किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है या वह उसका मूल स्थान होता है। और GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। और हाल ही में किन किन चीजों को GI टैग दिया गया है वो भी आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये देखिए, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में उत्पादित सिरसी सुपारी को हाल ही में GI टैग दिया गया। केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मयूर गुड़ को हाल ही में GI टैग दिया गया।
ओडिशा की कांधामल हल्दी, ओडिशा की कांधामल हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की पारंपरिक थिरुभुवनम रेशमी साड़ियां जो आप इमेज में देख रहे हैं उसी को जीआई टैग दिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ों की तलहटी के आसपास बड़े पैमाने पर आम की केसरिया रंग की केसर किस्म की भौगोलिक आम पाए जाते हैं और उसी को जीआई टैग दिया गया है, वो आप इमेज में देख सकते हैं। कैटरीना कैफ की ये रसीले आम वाली एडवर्टाइजमेंट शायद आपने देखी होगी, उसी में ये केसरिया आम का उसने उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले दशहरी आम को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में ये सारी चीजों को जीआई टैग मिला है और इसी के तहत ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित FSDC की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हाल ही में FSDC की बैठक की अध्यक्षता की है हमारे अरुण जेटली साहब ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आना चाहिए कि FSDC है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। हाल ही में इस बैठक की अध्यक्षता की थी, तो इसी का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। और गठन कब किया गया था, ये जो काउंसिल है उसका गठन कब किया गया था? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। एक शीर्ष स्तरीय FSDC एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये वैधानिक निकाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी क्वालिटी पूर्ण ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्ब साइक्लोन ने किस देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है जिससे भारी बाढ़ आई थी? तो दोस्तों हाल ही में ये बॉम्ब साइक्लोन आया है अमेरिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी ने बॉम्ब साइक्लोन ने अमेरिका में काफी तबाही मचाई थी। तो ये इमेज में देखिए दोस्तों, ये है सैटेलाइट इमेज। तो अमेरिका में जिस तरह ये बॉम्ब साइक्लोन आकार लिया है और उसी के तहत वहां काफी नुकसान हुआ है। और ये बॉम्ब साइक्लोन किस तरह आकार लेता है, नाम क्यों दिया गया है, उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, बॉम्ब साइक्लोन यह एक शक्तिशाली बम चक्रवात है जिससे अमेरिका के कई हिस्सों को प्रभावित किया है, जिससे भारी बाढ़ आई थी। बम चक्रवात है क्या, वो भी मैं आपको बताता हूं। इस शब्द का उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा एक मध्य अक्षांश चक्रवात को इंगित करने के लिए किया जाता है जो तेजी से तीव्र हो जाता है, और उसी को बोलते हैं बम चक्रवात। और इसी के बारे में और इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप। ये देखिए, एक बम चक्रवात तब होता है जब तूफान के बीच में वायुमंडलीय दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिरता है, जो तीव्रता से बढ़ता है। दबाव जितना कम होगा तूफान उतना ही मजबूत होगा। तो दोस्तों हाल ही में ये बम चक्रवात आप याद रखिएगा, यहां मैंने इस सैटेलाइट व्यू के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, तो बताइए वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री रह चुके और ये मनोहर पर्रिकर साहब का कल ही निधन हो गया। तो आज हम GK 2020 की ओर से इसके मनोहर पर्रिकर साहब को आत्मा को शांति मिले, इसीलिए हृदय से प्रार्थना करते हैं और आज के इस वीडियो को हम उन्हें समर्पित करते हैं। तो दोस्तों हमारे मनोहर पर्रिकर का जो हाल ही में निधन हो गया है वो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में भी देख सकते हैं,
श्रद्धांजलि देते हैं हम गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर साहब को। आगे बढ़ते हैं तो मनोहर पर्रिकर साहब की जो लाइफ है उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। मनोहर पर्रिकर जिसका जन्म 13 दिसंबर 1955 में हुआ था और मृत्यु दोस्तों कल ही मार्च 2019 को हुई। वे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे तथा भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने सन 1978 में आईआईटी बंबई से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईआईटी से स्नातक किया। भारतीय जनता पार्टी से गोवा के मुख्यमंत्री बनने वाले वे पहले नेता थे। आप इमेज में भी देख सकते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी रात को, और सर्जिकल स्ट्राइक के प्रथम संस्करण में मनोहर पर्रिकर साहब हमारे रक्षा मंत्री थे। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसी के तहत एक क्वेश्चन निकाला गया है कि कर्नाटक राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज में भी एक खबर आई थी। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य लोकसभा की सीटें हैं 28, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है कर्नाटक स्टेट की, तो आप ये इमेज में देखिए कर्नाटक स्टेट की लोकसभा की सीटें कुल है 28। और यहां जो आपको येलो रंग दिखाई दे रहा है वो है शेड्यूल कास्ट के लिए अनामत रखी गई सीटें, और वो है 1 2 3 4। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये कर्नाटक स्टेट में कितनी सीटें आरक्षित की गई है तो वो है 1 और 2, और कुल मिलाकर सीटें हो जाती है 28। और दोस्तों यहां बात आती है कर्नाटक स्टेट की। तो ये देखिए मैंने कल ही यानी कि 16 मार्च को आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय के इको सेंसिटिव जोन की विशेषज्ञ समिति ने किस नेशनल पार्क के कुछ क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है और वो यहाँ कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों हाल ही में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और मैंने 16 मार्च को करंट अफेयर में एक क्वेश्चन लिया था। तो दोस्तों हम रिलेटेड बातें यहां सिर्फ हम करंट अफेयर ही नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड 40 से 45 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको समझाता हूं। कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में इस राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिससे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। और 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहां स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है सी युकी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सी युकी किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी है? वो चाइना के। और उसी ने किसको हराकर एक खिताब जीता है? तो हमारे भारत के बी साई प्रणीत को। तो दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर में ये आया है, तो ये भी देख लीजिए। बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में चीन के शी युकी ने बी साई प्रणीत को बेहतर संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराकर एक खिताब जीता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है व्यक्ति शी युकी चाइना के, और ये है हमारे भारत के बी साई प्रणीत। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले के कितने घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे निर्वाचन आयोग
यानी कि चुनाव कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है निर्वाचन आयोग की। तो दोस्तों एक करंट अफेयर में क्या इश्यू हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं। आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1995 की धारा 126 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। एक से अधिक चरणों के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव का घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर में है। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गई है? जी हां दोस्तों, हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मालदीव देश की यात्रा पर गई है। जो मालदीव देश का ऑफिशियल फ्लैग है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सुषमा स्वराज गई है मालदीव पर। तो मालदीव के बारे में हम जानते हैं, ये देखिए आप मैप में। मालदीव का लोकेशन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपकी जियोग्राफी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों यहां है हमारा इंडिया, और इंडिया में यहां है केरला, यहां है श्रीलंका, और उसी के ये पश्चिम दक्षिण छोर पर यहां पे जो आप दिख रहे हैं वो है मालदीव्स। और मालदीव्स जो द्वीप समूह है वहां पर हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा पर गई है। तो ये देखिए मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो इस दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनता है। इसमें 1192 टापू है, जिसमें 200 पर बस्ती है, यानी कि लोग बसते हैं, ऐसे 200 टापू है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है। तो ये भी याद रखिएगा, मालदीव की कैपिटल कौन है? माले। और द्वीप समूह कितने हैं? 200, जहां ये बस्ती रहती है। और दोस्तों मैं और समझाना चाहूंगा मालदीव के बारे में। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से ऊपर एक औसत 1.5 मीटर यानी कि 4 फीट 11 इंच जमीनी स्तर के साथ यह ग्रह का सबसे लघुत्तम है, यानी कि समुद्र सपाटी से तकरीबन काफी नजदीक है। इसी तरह सबसे लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश ये मालदीव है, और वो कितना है? 2.3 मीटर्स। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, यहां है मालदीव की जो द्वीप समूह, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश में बाढ़ के कारण 31 व्यक्तियों की मौत हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में जिम्बाब्वे में बाढ़ के कारण 31 व्यक्तियों की मौत हो गई है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि काफी जो मकान है वो पानी में गिर गए हैं। तो उसी के तहत हाल ही में ये बड़ा नुकसान हुआ है जिम्बाब्वे में। और दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिम्बाब्वे और ये इस तरह लोगों की मौत, बाढ़, तो दोस्तों हाल ही में ये जलवायु परिवर्तन से हमारे संसार में, हमारी दुनिया में जिस तरह तबाही हो रही है, इसी के तहत जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और उसी के तहत ये न्यूज काफी मायने रखते हैं आने वाली एग्जाम में, वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित स्थल ये लैंडलॉक देश है। उसकी राजधानी जिम्बाब्वे की क्या है? हरारे। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? तो आप इमेज में देख सकते हैं, वो है एमरसन नंगाग्वा, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है।
इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? रॉबर्ट मुगाबे का स्थान लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एमरसन नंगाग्वा, जो हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में गिनी के प्रधानमंत्री कौन है जो 10 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों हाल ही में गिनी के प्रधानमंत्री है डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफना। जी हाँ दोस्तों, नाम फिर से पढ़ लेता हूं, डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफना, जो गिनी के प्रधानमंत्री है और 10 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। और वो आप इमेज में भी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहां एमरसन नंगाग्वा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। शायद मुझसे कुछ छोटी सी गलती हो गई है, जो स्लाइड ट्रांसफर हो गई है। तो दोस्तों यहां जिम्बाब्वे का न्यूज आप समझ लीजिएगा। तो एमरसन नंगाग्वा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। इस पद पर उन्होंने रॉबर्ट मुगाबे का स्थान लिया। गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर, हाँ जी हाँ दोस्तों, यहां पर ही है, इतना ही समाचार है, लेकिन यहां से वो हमारी बात शुरू हो जाती है। तो गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफना आज नई दिल्ली में भारत अफ्रीका भागीदारी परियोजना पर 14वें भारतीय उद्योग परिसंघ और आयात निर्यात बैंक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम है इब्राहिमा कासोरी फोफना। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में हांगकांग में एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने 44 मिनट 9.75 सेकंड में 10,000 मीटर पैदल चाल पूरी करके चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दोस्तों हमारे भारत के एथलीट है विश्वेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, विश्वेंद्र सिंह ने ये 10,000 मीटर की पैदल चाल में एक चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया है, जो हाल ही में दर्ज हुआ है। इसलिए आप ये व्यक्ति को मत भूलिएगा। और मैं आपको ये विश्वेंद्र सिंह की इमेज भी दिखा रहा हूं। तो ये है विश्वेंद्र सिंह, जिसने 10,000 मीटर स्टेप चाल में रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में हांगकांग में संपन्न एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुई है हांगकांग में, और उसी में पद तालिका में भारत का पायदान नंबर रहा है 2 नंबर पर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत पदक तालिका में 2 स्थान पर रहा है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। भारत ने हांगकांग में रविवार को पूरी हुई एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 26 पदक जीते। भारत ने पदक तालिका में चीन के बाद 2 स्थान हासिल किया। मतलब चीन ने पहला स्थान हासिल किया। चीन ने 12 स्वर्ण, 11 रजत और 8 कांस्य समेत 31 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये भी आप देखिएगा, इंडिया है 2nd नंबर पर, चाइना है 1st नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, तो इसी के बारे में, भारत की पद तालिका के बारे में मैं बात करूंगा। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता में 2 स्थान पर रहा है। इससे पहले 2015 में एशियन यूथ एथलेटिक्स में भारत 5वें स्थान पर रहा था। तब उसने 2 स्वर्ण समेत 14 पदक जीते थे। 2017 में भारत 3रे नंबर पर रहा था, तब उन्हें 5 स्वर्ण समेत कुल 14 पदक जीते थे। तो दोस्तों हाल ही में एक बैकग्राउंड भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने अचानक आई बाढ़ से कम 50 लोगों की मौत हो गई? जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये काफी हृदय दिल दहलाने देने वाली एक तस्वीरें हैं जो हाल ही में हमारे सामने आई है। तो दोस्तों किस देश में आई बाढ़ से कम 50 लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में बाढ़ आई है इंडोनेशिया में।
और इंडोनेशिया में इस बाढ़ की वजह से कम 50 लोगों की मौत हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है इंडोनेशिया की, तो मैं आपको ये मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। यहाँ है हमारा इंडिया, और इंडिया से यहाँ आगे बढ़ते हैं तो पूर्वी दक्षिण के छोर पर यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा इंडोनेशिया, और जो छोटे छोटे ऐसे द्वीप समूह में ये देश भी है। तो इंडोनेशिया में हाल ही में बाढ़ आई है, और इंडोनेशिया की कैपिटल कौन है? जकार्ता। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगा। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि प्रांतीय राजधानी जयपुरा के पास स्थित सेंतानी में शनिवार को भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और बाढ़ आ गई, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 59 अन्य घायल हुए। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सिविल इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी 2 में डॉक्टर तीजन बाई को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों हाल ही में ये पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और उसी के तहत डॉक्टर तीजन बाई को कौन सा पुरस्कार मिला है ये बात इसमें कही गई है। जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है तीजन बाई, और उसी को हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है पद्म अलंकरण के ये पुरस्कार की। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा होती है और मार्च और अप्रैल महीने में उसको ये प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में महिला मतदाताओं की संख्या 2014 के 47 से बढ़कर 2019 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों हाल ही में महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, और वो बढ़कर हो गई है 48.13%। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है महिलाओं की मतदाताओं की। तो दोस्तों ये देखिए, भारत में महिला मतदाताओं की संख्या 2014 के 47 से बढ़कर 2019 में 48.13% हो गई है। और दोस्तों खास बात यह है कि 4.35 करोड़ नए नामांकन किए गए जो 18 साल पूर्ण हुए ऐसे यंगस्टर के हाल ही में 4.35 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए हैं, और उसी में आधे से ज्यादा महिला वोटर्स है। तो यंगस्टर में जो हाल ही में नए मतदाता शामिल हो गए हैं उसमें आधे से ज्यादा ये यंगस्टर महिला वोटर्स है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन क्या था कि 15 मार्च 2019 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है, और ये थीम थी विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। इंग्लिश में बोले तो ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। और दोस्तों जी हाँ, हाल ही में वो 15 मार्च 2019 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी, और सभी दोस्तों को बधाई है सही आंसर देने के लिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में हिंदी के किस जाने माने साहित्यकार को 2018 का व्यास सम्मान देने का
ऐलान किया गया है। और दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपने कल का वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखा है तो ये आंसर आपको जरूर आएगा। और दोस्तों इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आप आंसर जरूर लिखिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भेजिए और ये लिंक शेयर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।